बंद कमरे में भूख प्यास से बिलख रही कमला जी ने जब अपने दरवाजे के पास किसी के आने की आहट सुनी तो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। पूरे 24 घंटे से ऊपर हो गए थे कमला जी को कमरे में बंद किए हुए। जब बेटे ने दरवाज़ा खोला तो रोती बिलखती हुई कमला जी ने बेटे के पैर पकड़ लिए और बोली, बेटा इतना भी जुल्म मत कर मुझ पर। अपने पेट से जन्म दिया है तुझे तो मैंने, कुछ तो तरस खा मुझ पर। बड़ी भूख लगी है इस पापी पेट में, अब नहीं रहा जा रहा। रात की बची हुई बासी रोटी ही दे दे। पता नहीं कैसे बेटे को माँ पर रहम आ गया और उसने रात के बचे बासी चावल जो पूरी तरह से खराब हो चुके थे, बेटा कमला जी के आगे पटकते हुए बोला, ले बुढ़िया खा ले। 2 दिन की भूखी कमला जी ने पेट की आग बुझाने के लिए वो बासी चावल ही खा गई। जैसे तैसे उन्होंने वह चावल तो खा लिए, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। वह थाली को रसोई में ले जाकर धोने लगी कि तभी बासी चावल खाने की वजह से उन्हें उल्टियाँ होनी चालू हो गई। बहू अंदर से गुस्से में आग बबूला होते हुए किचन में आई और कमला जी का हाथ पकड़कर बाहर आंगन में धक्का देते हुए बोली, बुढ़िया किसने कहा था इतना खाने के लिए कि जो मुंह से बाहर आ रहा है। रसोई में भी गंदगी फैला दी। बहू गुस्सा मत करो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। कमला जी डरते डरते बहू से बोली। बेचारी कमला जी ने जो खाया था वह भी पेट से निकल गया। कमला जी ने रसोई साफ की और फिर धीरे धीरे अपने उसी स्टोर रूम में आकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। बेटे बहू ने कमला जी को एक छोटा सा स्टोर रूम दिया था रहने के लिए, जिसमें एक बल्ब भी नहीं था। कमला जी उसी स्टोर रूम में पड़ी रहती। दिन के समय में भी कमरे में अंधेरा छाया रहता था। वह स्टोर रूम कबाड़ खाने से भरा हुआ था। उसमें एक चारपाई भी ढंग से नहीं आती थी। कई बार कमला जी ने अपने बेटे से बल्ब लगाने के लिए बोला था, बेटा मेरे इस कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगा दो, रात में चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। तो बेटा इतनी सी बात पर ही भड़क गया, माँ तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप अंधेरे में ही पड़ी रहो, बेकार में बल्ब लगवा कर बिजली का बिल मत बढ़ाओ। माँ को उल्टा सीधा बोलकर सुनील वहाँ से चला गया। कमला जी अपने बेटे की बातों से दुखी होकर अपने पति मोहनलाल जी की तस्वीर के सामने बैठ गई और अपने अतीत के पन्नों में खो गई। कमला जी का एक हंसी खुशी परिवार था। वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ गांव में रहती थी। बड़ा बेटा सुनील और छोटी बेटी सुमन, दोनों की ही शादी मोहनलाल जी ने अपनी आंखों के आगे ही कर दी थी। मोहनलाल जी बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे। सब लोग उनका बहुत ही सम्मान किया करते थे। उनका निधन अभी कुछ साल पहले ही हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही बेटा अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने लगा था। बेटी भी अपने घर परिवार की हो गई थी। पति की मौत व बेटे के शहर जाने के बाद कमला जी अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनकी बेटी का ससुराल दूर था, लेकिन फिर भी सुमन अपनी माँ से मिलने आती जाती रहती थी। लेकिन अब उसे भी मायके आए काफ़ी समय हो गया था, क्योंकि अब उसके सास ससुर की भी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस कारण सुमन को समय नहीं मिल पाता था। अब मोहनलाल जी के निधन के बाद बेटा सुनील रिश्तेदारों के कहने पर अपनी माँ को अपने साथ शहर ले गया, क्योंकि गांव में अब कोई उनकी देख रेख करने वाला भी नहीं था। जब दोनों दंपत्ति थे तो आपस में जैसे तैसे रह लेते थे। शहर आने से पहले कमला जी ने बेटे के कहने पर अपना गांव वाला घर बेच दिया था। घर काफ़ी बड़ा था तो रकम भी खूब अच्छी मिली थी, जिसे बेटे बहू ने कमला जी से लेकर अपने पास रख लिया। कमला जी ने भी बेटे बहू पर भरोसा करके पैसों से भरा बैग बेटे के हाथों में सौंप दिया। पैसा हाथ में आते ही बेटे बहू की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बीते, सुनील अपनी माँ को शहर तो ले आया था, मगर उसकी पत्नी रोज कमला जी पर किसी न किसी बात को लेकर हमेशा ताने मारती रहती थी। एक दिन कमला जी ने बहू से दलिया बनाने के लिए कहा, क्योंकि उनके दांत में बहुत दर्द हो रहा था। रोटी उनके दांतों से चबाई नहीं जा रही थी। बहू बोली, यह अपनी नई नई फरमाइशें मुझे मत बताइए, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ
जो तुम्हारे लिए नए नए तरीके का खाना बनाऊंगी, जो घर में सबके लिए बनता है। वह खाना है तो खाओ, वरना तो अपनी कोठरी में चुपचाप जाकर बैठ जाओ। तभी बेटा भी बोला, माँ क्या परेशान कर रही हो अपनी बहू को? सारे दिन खटिया में पड़ी पड़ी हुक्म चलाती रहती हो, यहाँ किसी के लिए अलग से खाना नहीं बनेगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वे अपने कमरे में जाकर बैठ गई। शहर में बेटे के घर में कमला जी को ना तो 2 वक्त का खाना ढंग का नसीब था और ना ही रहने के लिए जगह ढंग की थी। जब से शहर आई थी तब से ही एक छोटे से स्टोर रूम में उनका ठिकाना था। आज वह अपने गांव वाले घर को बेचकर पछता रही थी। आज उनका अपना घर होता तो वह कब की वहाँ चली जाती, लेकिन अब जाए भी तो कहाँ, कोई ठिकाना भी तो नहीं। अब जैसे तैसे बेटे बहू के साथ घुट घुट कर उन्हें जीना पड़ रहा था। बहू ने कमला जी को बस घर की काम वाली बनाकर रख दिया था। अब पति तो रहे नहीं थे और बेटा भी पत्नी का होकर रह गया था। उसे भी माँ की कोई ज़रूरत नहीं थी। 2 दिन बाद मोहनलाल जी की बरसी थी। आज उन्हें गुजरे हुए पूरे 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में एक बार भी बेटे बहू ने पिता की बरसी तक न मनाई। बरसी मनाने की तो बात बहुत दूर, एक छोटा सा भी हवन उनकी आत्मा की शांति के लिए नहीं कराया। पति को याद करते हुए आज कमला जी फूट फूट कर रो रही थी। तभी बहू गुस्से से लाल होती हुई कमरे में आई और बोली, कब तक यहाँ बैठकर आंसू बहाती रहोगी? हमें भी पता है 2 दिन बाद तुम्हारे पति की बरसी है। अभी से ही रो रो कर पूरे घर में अपशगुन फैलाना शुरू कर दिया है। अब उठो यहाँ से, किचन में झूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दो और उसके बाद मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना देना। कहते हुए बहू वहाँ से चली गई। बेचारी कमला जी बहू का ऑर्डर सुनकर चुपचाप रसोई में चली गई। बेटे को माँ की ज़रूरत नहीं थी और बहू को घर में फ्री फंड की काम वाली मिली थी। नौकरों जैसे काम बहू कमला जी से करवाती थी। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी, किंतु फिर भी वह आराम आराम से घर के सारे काम किया करती थी, क्योंकि उनके सामने दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। अगर कमला जी काम करने को मना करती तो बहू उन्हें 2 दिन तक कमरे में बंद करके भूखी रखती और कभी कभी तो उन पर हाथ भी उठा देती। इसी डर की वजह से कमला जी शरीर में जान ना होते हुए भी जैसे तैसे घर के कामों में लगी रहती। 2 दिन बाद मोहनलाल जी की बरसी थी। सुमन का अपनी माँ से मिलना नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा कि पिताजी की बरसी पर भी चली जाऊंगी और माँ से भी मिल लूँगी। वह अपने ससुराल से मायके के लिए निकल पड़ी। इधर आज कमला जी भी मन ही मन अपने पति को याद करके बहुत दुखी थी। बड़ी हिम्मत करके वह अपने बेटे से बोली, बेटा आज तेरे पिताजी की बरसी है। पूरे 4 साल हो गए उन्हें भगवान के पास गए। तुझसे एक विनती है, आज अपने पिता की बरसी पर एक छोटा सा हवन कराकर 2 ब्राह्मणों को भोजन करा दे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना सुनते ही बहू कमला जी की तरफ घूरते हुए बोली, बुढ़िया हमारे अपने खर्चे क्या कम है जो तुम्हारे मरे हुए पति की बरसी मनाकर अपना खर्चा बढ़ाए। यहाँ ना कोई हवन होगा ना ही कोई ब्राह्मण जीमेंगे। कमला जी बोली, बहू ऐसा तो मत बोलो। एक हवन कराने और 2 ब्राह्मणों को भोजन कराने से तुम्हारा कुछ घट तो नहीं जाएगा। सब कुछ तो छोड़कर गए थे मेरे पति, क्या उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? फिर बेटा बोला, बुढ़िया एक बार मना कर दिया ना, यहाँ कोई हवन नहीं होगा, फिर क्यों एक ही बात को बार बार बोले जा रही है? बहू गुस्से में बोली, ये बुढ़िया ऐसे चुप नहीं होगी। बहू ने पीछे से कमला जी की चोटी पकड़ते हुए उन्हें स्टोर रूम की तरफ बड़ी जोर का धक्का दे दिया। बेचारी कमला जी का सर बहुत ज़ोरों से दीवार में जाकर लगा और वह वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। तभी सुमन भी वहां आ चुकी थी और सब कुछ अपनी आंखों से देख भी चुकी थी। अपनी माँ को इतनी बुरी हालत में देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वो ये सब बर्दाश्त ना कर पाई और उसने आओ देखा ना ताओ अपनी भाभी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ों की बरसात कर दी। थप्पड़ लगते ही सुनील की पत्नी के कान एकदम से सुन पड़ गए। सुनील चिल्लाते हुए बोला,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? सुमन गुस्से से एकदम लाल थी। वो सुनील की तरफ घूरते हुए बोली, खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला, अभी तो थप्पड़ ही लगे हैं। अभी आगे देखते जाओ क्या क्या होना बाकी है। गांव का घर बेचकर माँ को यहाँ शहर में लाकर किस तरह की सेवा हो रही है, यह तो आज मैंने देख लिया है। पिता की बरसी मनाने की बजाय पत्नी से माँ को पिटवा रहे हो। तू होती कौन है हमें ज्ञान देने वाली? माँ हमारे पास रहती है, हम चाहे मारे या ना मारे तेरा कोई मतलब नहीं। सुनील सुमन को उंगली दिखाते हुए बोला, मतलब कैसे नहीं है मेरा? इसी माँ के पेट से जन्म लिया है मैंने भी, और इसी माँ की कसम, अब जो तुम्हारे साथ होगा वह तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहते हुए सुमन ने पुलिस के पास फ़ोन मिला दिया और अपने भाई भाभी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस का नाम सुनते ही सुनील और उसकी पत्नी की रूह कांप गई। सुमन, ये सब क्या है? यह घर का मैटर है, पुलिस कंप्लेंट क्यों की तुमने? सुनील घबराते हुए बोला। फिर सुमन बोली, भैया जो तुमने माँ के साथ किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें पुलिस ही देगी। सुनील और उसकी पत्नी दोनों सुमन के आगे गिड़गिड़ाने लगे। सुमन प्लीज़ पुलिस को यहाँ मत बुलाओ, अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, हम माँ से माफ़ी मांग लेंगे। कहते हुए दोनों कमला जी के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। कमला जी बोली, मुझसे माफ़ी की कोई उम्मीद मत रख, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आज तक जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है वह माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। माँ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। कहते हुए बेटे बहू ने कमला जी के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन कमला जी ने भी बेटे बहू को माफ़ नहीं किया। कुछ देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। पुलिस के पूछे जाने पर कमला जी ने शहर आने से लेकर अब तक की सभी बातें पुलिस को बता दी। कमला जी पर अत्याचार करने व उनके साथ मारपीट करने के जुल्म में पुलिस सुनील और उसकी पत्नी को पकड़ कर ले गई। फिर सुमन अपनी माँ को एक मंदिर में ले गई, जहाँ उसने अपने पिताजी की बरसी के नाम का एक छोटा सा हवन कराया और कुछ गरीब बच्चों को खाना भी खिलाया। घर तो कमला जी का पहले ही बिक चुका था, इसलिए अब सुमन अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले गई। अपने सास ससुर के साथ साथ आज सुमन अपनी माँ की भी सेवा कर रही है। जो सुख कभी बेटे ने नहीं दिए, आज वो सारे सुख सुमन अपनी माँ को दे रही है। तो दोस्तों, बेटे बहू को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।